हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की स्टडी की है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही हमने टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन की स्टडी बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर ली है। और बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि लैंगिक जनन कहते किसको हैं, लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है। जब जनन की प्रक्रिया यानी कि जीवों की संख्या में वृद्धि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी हो ही रहा है, तो फिर आखिर लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, यह भी तो जानना जरूरी है ना कि लैंगिक जनन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। और उससे पहले बच्चों, मैं यह बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। बच्चों, संभव नहीं है कि मैं ऑफलाइन ट्यूशन सभी बच्चों को दे पाऊँ क्योंकि समय का अभाव है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए बच्चों, मैंने ऑनलाइन स्टडी शुरू की है आप सभी बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। ऐसा ही एक बच्चा है पवन कुमार जो कि झाझा के रहने वाले हैं। उन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई है। बेटा पवन, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा सकती हूँ। बेटा आप ऑनलाइन स्टडी करें, जैसा कि मैंने आपको मैसेज भी किया कि मैं YouTube पर ऑनलाइन स्टडी करवा रही हूँ, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने कोई भी कमी नहीं की है ऑनलाइन स्टडी करवाने में ही। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे प्राइम एजुकेटर की तरफ से। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि कुछ वीडियोस के बाद मैं यह कहूंगी कि आपको यह कोर्स लेना है तो इतनी फी लगेगी, फिर दूसरी कोर्स आपको लेनी है तो इतनी फीस लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस स्टडी करो और कामयाब हो जाओ, बस इतना ही मेरे लिए काफी है कि मैं अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ। प्राइम एजुकेटर की सफलता इसी में है कि बच्चे सफल होते रहे। बच्चों की ही सफलता में प्राइम एजुकेटर की सफलता है। पवन कुमार की तरह जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बेटा आप लोग ऑनलाइन स्टडी अच्छी तरह से करो। आप नोट्स भी बनाओ और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 4 बार देख लो। और फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूंगी, मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगी। और जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स ही मेरे लिए एनर्जी का काम करती है और इसी एनर्जी का उपयोग करके मैं आपके लिए इतनी नॉलेजेबल वीडियोस बनाती हूँ, तो इसलिए प्लीज लाइक करने में कोई कोताही ना बरतें। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यानी लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। अब हम तो सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें 2 भिन्न लिंग भाग लेते हैं, यानी नर एवं मादा दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। यानी लैंगिक जनन के लिए 2 भिन्न लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी नर का एवं मादा का दोनों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। नर एवं मादा जनकों के द्वारा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। बच्चों, लैंगिक जनन में 2 क्रियाएं होती हैं। पहला युग्मकों का निर्माण एवं दूसरा युग्मकों का संगलन या समयुग्मन या जिसे फ्यूजन भी कहते हैं। तो पहला क्या है, युग्मकों का निर्माण, दूसरा युग्मकों का फ्यूजन यानी संगलन। बच्चों, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संगलन यानी फ्यूजन ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संगलन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है और यही युग्मनज यानी जाइगोट विकसित, विभाजित एवं विभेदित होकर बहुकोशिकीय वयस्क जीव का निर्माण करता है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। ज्यादातर लैंगिक जनन की प्रक्रिया उच्च कोटि के पौधों और जंतुओं में होती है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें है पैरामीशियम, शैवाल आदि।
बच्चों अब हम जानेंगे कि आखिर लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जनसंख्या में वृद्धि तो अलैंगिक जनन से भी हो रहा था। जीव अलैंगिक जनन के द्वारा भी अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं, तो फिर लैंगिक जनन की क्यों आवश्यकता पड़ गई, यह भी तो जानना जरूरी है ना। तो लैंगिक जनन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि लैंगिक जनन में हमने क्या जाना कि दो भिन्न भिन्न लिंग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब जनन की प्रक्रिया में दो भिन्न भिन्न लिंग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण समाहित होते हैं। और जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो जनकों के द्वारा यानी कि मेल और फीमेल के द्वारा अपने अपने डीएनए को भी नए जीव यानी संतान में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब जनक यानी पेरेंट्स अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले डीएनए की प्रतिकृति बना लेते हैं और इसी प्रतिकृति को नई संतान में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब यह जो प्रतिकृति बनाते हैं उससे क्या फायदा होता है, जैसे मेल गैमीट जिसे मेल सेक्स सेल्स या मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, यह जो मेल गैमीट है इसकी जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है उसमें कुछ वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं आ जाती हैं। कुछ नई विभिन्नताएं जब आती हैं, नई विभिन्नताओं के साथ साथ पुरानी जो विभिन्नताएं होती हैं, जो पिछली पीढ़ी की विभिन्नताएं होती हैं, उन्हें भी समाहित कर लेती है। तो अब जो डीएनए की प्रतिकृति बनी है उसमें नई विभिन्नताओं के साथ साथ पुरानी पीढ़ी की जो विभिन्नताएं हैं वह भी समाहित है। और सेम चीज फीमेल गैमिट के साथ भी होता है। फीमेल गैमिट में भी जो डीएनए की रेप्लिकेशन यानी जो डीएनए की प्रतिकृति बन रही है उसमें क्या हो रहा है, जो डीएनए की नई प्रतिकृति बनी है उसमें नई विभिन्नताओं के साथ साथ पुरानी पीढ़ी की जो विभिन्नताएं हैं वह भी समाहित है ना। तो अब यह दोनों मेल और फीमेल गैमिट से जो नए डीएनए की प्रतिकृति बनी है वह विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के साथ नए जीव की उत्पत्ति करती है। यानी जो संतान में डीएनए की प्रतिकृति गई है उसमें उसके जनकों के डीएनए की प्रतिकृति की नई नई विभिन्नताओं के साथ साथ पुरानी पीढ़ी की विभिन्नताओं को भी समाहित किया गया है। तो अब जो संतान में इस प्रकार की डीएनए जाएगी तो संतान की डीएनए में विभिन्नताएं पाई जाएंगी, है ना। इस प्रकार से दो जीवों से प्राप्त डीएनए की विभिन्नताओं के संयोजन से नए संयोजन पैदा होते हैं और इससे धीरे धीरे नई स्पीशीज यानी नई जाति की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में विविधता पैदा होती है और यही जीवों में विविधता जीवों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो बच्चों हमने क्या जाना कि लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता पाई जाती है और यह विभिन्नता जैव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं जीवों में अग्रसर होती रहती हैं और फिर बहुत समय के अंतराल पर नए स्पीशीज यानी नई जाति का विकास हो जाता है। अब जैसे हम लोग को देख लो, मानव जाति को, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं यानी पूर्वज हैं आदि मानव को देख लो तो दिखते तो बिल्कुल अलग हैं। हम बहुत सिविलाइज्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं यानी आदि मानव हैं वह कैसे दिखते हैं, हमसे बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों हम दोनों में सिमिलैरिटीज है, हम दोनों समान हैं क्योंकि हमारी उत्पत्ति उसी आदि मानव से हुई है, तो इसलिए सिमिलैरिटीज तो है ही। लेकिन यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई। हमारी उत्पत्ति हमारे आदि मानव से एक दिनों में नहीं हुई है। यह विकास के क्रम में सैकड़ों हजारों वर्ष लगे हैं। विकास बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशंस आते गए और इस तरह से आज का वेल सिविलाइज्ड मानव जाति की उत्पत्ति हो गई।
सिविलाइज्ड इस मैनर में हम लोगों ने लैंग्वेज का विकास किया। हम लोग एक समाज में रहते हैं। हम कह सकते हैं कि डीएनए की जो प्रतिकृति बनती गई पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें वेरिएशंस आते गए और फिर विकास के क्रम में उसी आदि मानव से मानव जाति का विकास हो गया। तो लैंगिक जनन है ना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसकी स्टडी बहुत जरूरी है, इसलिए यह आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो बच्चों, लैंगिक जनन हम लोग पुष्पी पादप में भी करेंगे और मानव जाति में भी करेंगे, लेकिन बच्चों सबसे पहले पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया की स्टडी करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लैंगिक जनन के अंतर्गत ही मानव के लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। बच्चों, लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में विभेदित करते हैं। पहला है एक लिंगी जीव और दूसरा है द्विलिंगी जीव, जिसे उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले एक लिंगी जीव के बारे में। एक लिंगी जीव वे होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। यानी एक लिंगी कहने का मतलब यह हुआ कि नर और मादा सेपरेट होंगे। जब जीवों या व्यष्टियों में नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं तो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। तो एक लिंगी जीवों का उदाहरण है मनुष्य, घोड़ा, बंदर, तरबूज, पपीता, मोर, कबूतर, मछली इत्यादि। और दूसरा है द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाएंगे उन्हें द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या उभयचर जीव कहते हैं। तो इसमें क्या देखा हमने कि इसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है सरसों, अरहुल या जिसे आप गुड़हल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हाइबिस्कस कहते हैं। और इसका बोटानिकल नेम है हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसकी डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। वह क्या है? गुड़हल यानी कि हाइबिस्कस की डायग्राम है और यह द्विलिंगी पुष्प है। इसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और इस तरह की और भी एग्जाम्पल है केचुआ, किरमी, हाइड्रा इत्यादि। तो सबसे पहले बच्चों पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों पुष्पी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें कि पुष्प होते हैं। और पुष्प क्या है? पुष्प ही पौधों का वास्तविक जनन भाग होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जनन अंग की उपस्थिति होगी तभी तो रिप्रोडक्शन होगी ना। तो पुष्प में क्या है कि जनन अंग प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह गुड़हल यानी कि अरहुल का पुष्प है और इसमें मादा जननांग भी उपस्थित है और नर जननांग भी उपस्थित है। तो बच्चों पुष्प ही पौधे का वह भाग है जो जनन के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसमें आवश्यक जननांग प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों पादप जननांग के बारे में जानने के लिए एक पुष्प की संरचना के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस पुष्प की संरचना पर ध्यान दीजिए कि इसमें क्या कुछ पाया जा रहा है। बच्चों सामान्यतः पुष्प एक डंठल के द्वारा पौधे के तने से अटैच होता है। जैसे आप कोई पुष्प तोड़ते हैं तो एक छोटी सी टहनी भी तोड़ लेते हैं जो कि मेन तने से अटैच होती है। पुष्प जिस डंठल के द्वारा तने से अटैच रहती है उस डंठल को पेडिसेल या वृंत कहते हैं। जैसे आप किसी को मान लो फ्लावर देते हो, है ना, तो आप एक छोटी सी डंठल पकड़ के देते हो ना, तो उस डंठल को क्या कहते हैं? जिसे आप हाथ में पकड़े रहते हो उस डंठल को पेडिसेल या वृंत कहते हैं। इसी डंठल के द्वारा पुष्प तने से अटैच होती है। तो पुष्प का वह भाग जो तने से अटैच करके रखता है उसे वृंत या पेडिसेल कहते हैं। और वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। यानी वह डंठल जिसे वृंत या पेडिसेल कहते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा फूला हुआ भाग होता है जो चपटा होता है। उस पर फूल इस तरह से आसीन रहता है। आसन पर फूल विराजमान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन बच्चों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पुष्प का आसन यानी वह आसन जिस पर पुष्प विराजमान है उसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग यानी डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स जो है वह इसी थैलेमस के चारों ओर एक
चक्र के रूप में विद्यमान होते हैं। बच्चों, एक टिपिकल फ्लावर में 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। तो पुष्प के 4 प्रकार के पुष्प पत्र में पहला है बाह्य दल पुंज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बाह्य यानी कि बाहरी चक्र का निर्माण करता है। तो सबसे पहले बाह्य दल पुंज, जिसे कैलिक्स या सेपल्स भी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि बाह्य दल पुंज है और यह जनरली ग्रीन कलर का होता है। यह बाह्य दल पुंज क्या करते हैं, जब पुष्प बहुत छोटी अवस्था में होता है यानी कली की अवस्था में होता है, तब यह क्या करता है, बाह्य दल पुंज उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कलियां सुरक्षित रहें और विकसित होकर पुष्प का निर्माण करें। तो यह बाह्य दल पुंज क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद है दल पुंज, जिसे कोरोला या पेटल भी कहते हैं। और यह जो दल पुंज है यह काफी रंगीन होते हैं। पुष्प की पंखुड़ियां, जिन्हें दल पुंज कहते हैं, या जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पंखुड़ियां दिख रही हैं पिंक कलर की, तो इन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, दल पुंज या कोरोला। इसे पेटल भी कहते हैं। आप इसे इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि पा से पंखुड़ियां और पा से ही पेटल होता है, तो पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और यह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इसका मतलब क्या है कि यह पुष्प को आकर्षक बनाती हैं। और यह आकर्षक इसलिए बनाती हैं, यह हम पॉलिनेशन यानी कि परागन में पढ़ेंगे कि फूलों को आकर्षक बनाना क्यों जरूरी है। इससे परागन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि फूलों को आकर्षक बनाना क्यों जरूरी होता है। इससे परागन में मदद मिलती है। परागन की प्रक्रिया के बारे में बाद में डिटेल में स्टडी कर लेंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ इतना जान लेते हैं कि पंखुड़ियों को अट्रैक्टिव होना इसलिए जरूरी है ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं यानी कीट वगैरह वह आकर्षित हो सके और पॉलिनेशन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। तो यह हमने जान लिया दल पुंज, जिसे कोरोला या पेटल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब तक हमने क्या जाना, बाह्य दल पुंज जिसे कैलिक्स या सेपल्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने जाना दल पुंज, जिसे कोरोला या पेटल भी कहते हैं। ठीक है, और यह दोनों पुष्प के सहायक अंग हैं, यानी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं यह पुष्प के लिए। एक्सेसरी इसलिए क्योंकि यह मेन ऑर्गन्स को सहायता प्रदान करते हैं। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, यानी एसेंशियल ऑर्गन है पुमंग, जो कि पुष्प का नर जनन भाग है, और जायांग पुष्प का मादा जनन भाग है। तो इस तरह से हमने क्या जाना बच्चों कि पुष्प के 4 पुष्प पत्र होते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग एवं चौथा है जायांग। इनमें जो पहला और दूसरा है, जिसे बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज कहते हैं, वह पुष्प का एक्सेसरी ऑर्गन है यानी कि सहायक अंग है। और तीसरा और चौथा जो कि पुमंग और जायांग है, वह पुष्प का एसेंशियल ऑर्गन है यानी कि आवश्यक भाग है। पुमंग एवं जायांग पुष्प का आवश्यक भाग इसलिए है बच्चों क्योंकि यह जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए यह आवश्यक अंग है। और जनन की प्रक्रिया के लिए जो सहायक अंग है, जैसे बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज, यह जनन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। यह क्या करते हैं, पुष्प को आकर्षक बनाते हैं और पुष्प के आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं। तो बच्चों यह जान लिया हमने पुष्प के 4 पुष्प पत्र के बारे में, यानी बाह्य दल पुंज, पुमंग एवं जायांग, चारों के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया। जिसमें बाह्य दल पुंज और दल पुंज तो सहायक ऑर्गन है, जितना मैंने बता दिया उतना काफी है। और अब जानेंगे जो आवश्यक अंग हैं, जैसे पुमंग और जायांग के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे पुमंग के बारे में, जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। इसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो पुष्प का यह जो नर जनन अंग है, इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। बच्चों वास्तव में यह पुंकेसर यानी स्टेमेन ही पुष्प का नर भाग है, जो रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है।
तो पुष्प का वास्तविक नर भाग कौन सा है? पुंकेसर यानी स्टेमेन। यह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्प का वास्तविक नर भाग कौन सा है, तो वह है पुंकेसर यानी स्टेमेन। इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रत्येक पुंकेसर के दो मेन भाग होते हैं। पहला है पूतंतु जिसे फिलामेंट्स भी कहते हैं और दूसरा है परागकोश जिसे एंथर भी कहते हैं। परागकोश को क्या कहते हैं बच्चों? एंथर भी कहते हैं। तो यह जो पुंकेसर है यह दो भागों के मिलने से बनती है। पहला है पूतंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं और दूसरा है परागकोश जिसे एंथर भी कहते हैं। तो यह दो मेन भाग हो गए किसके? पुंकेसर के, जो कि पुष्प का वास्तविक नर भाग है। बच्चों यह जो फिलामेंट होता है वह पतला, लंबा तथा लचीला एवं डोरे के समान होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि यह कैसा है, पतला है, लंबा है और लचीला भी है और यह बिल्कुल डोरे के समान होता है और यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है। आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यह जो पूतंतु है वह पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। और अब जानेंगे पुंकेसर का दूसरा भाग यानी कि परागकोश जिसे एंथर भी कहते हैं, इसके बारे में। आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि परागकोश कहाँ अवस्थित है? यह पूतंतु यानी कि फिलामेंट के ऊपरी भाग में अवस्थित है। इसकी लोकेशन देख ली आपने कि यह पूतंतु के अग्रभाग में अवस्थित है। बच्चों यह जो परागकोश होता है उसमें बहुत सारा पराग इकट्ठा होता है। आप किसी भी पुष्प के पुंकेसर को हाथ लगाकर देख लो तो आपके हाथों में पीला पाउडर सा चिपक जाएगा जो कि परागकोश से निकला हुआ है। और यह क्या है बच्चों? यह परागकण है। इस परागकण के बारे में डिटेल से जानेंगे परागन की प्रक्रिया में। और इस एंथर यानी परागकोश की संरचना को डिटेल से देखते हैं अब हम। बच्चों यह जो परागकोश की संरचना है उसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यह जो परागकोश यानी एंथर है वह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, यह है एक लोब और इधर है दूसरी लोब। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि परागकोश यानी एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि यह जो है यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। यह एक लोब है और इसमें एक यह स्ट्रक्चर है, यह जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसे पॉलन सैक्स कहते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वह है पॉलन ग्रेन्स। बच्चों यह जो पॉलन सैक्स है इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन सैक्स को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि यह पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। यह सारे क्या हैं? यह पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं? पॉलन स्पोर्स भी कहते हैं। और जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं प्रत्येक पॉलन ग्रेन्स दो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसे मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं या इसे मेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं। तो बच्चों आपने इस डायग्राम से क्या सीखा कि प्रत्येक परागकोश यानी एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और एंथर के लोब्स में पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन सैक्स को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। यह पॉलन सैक्स एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरा रहता है। पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं और एक पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। बच्चों पॉलन ग्रेन्स के निर्माण को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है तो आप यह जान लो कि पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया है। यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स को ही माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पुष्प के नर जननांग के बारे में बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर लिया है और अब जानेंगे मादा जननांग के बारे में। बच्चों पुष्प के मादा जननांग को जायांग या गायनोइशियम या पिस्टिल्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प के मादा जननांग का क्या नाम है तो आप क्या कहेंगे? जायांग, गायनोइशियम या पिस्टिल। ठीक है, यह जो मादा जननांग है यह
किसका बना होता है? यह एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल से मिलकर बना होता है। इसमें एक स्त्री केसर या एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल्स हो सकते हैं। और यह जो स्त्री केसर या कार्पेल्स है यह सिंगल हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। यह अगर सिंगल है तो अकेले रहेगा और एक से ज्यादा है तो हो सकता है आपस में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर या कार्पेल्स के 3 भाग होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि स्त्री केसर के 3 भाग हैं। पहला है अंडाशय जिसे ओवरी भी कहते हैं, दूसरा है वर्तिका जिसे स्टाइल भी कहते हैं और तीसरा है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं। तो इन तीनों भाग के नाम आप फटाफट याद कर लो। पहला है अंडाशय यानी ओवरी, दूसरा है वर्तिका यानी स्टाइल और तीसरा है वर्तिकाग्र। वर्तिका के अग्रभाग में अवस्थित है इसलिए इसका क्या नाम है? वर्तिकाग्र, इसे स्टिग्मा कहते हैं। आप डिटेल से जानेंगे तीनों के बारे में। तो आप इसे इस तरह से देखो कि यह क्या है? यह है अंडाशय यानी ओवरी और इसके ऊपर क्या है? और इसके ऊपर यह जो पोर्शन है ओवरी के ऊपर यह जो पोर्शन है बिल्कुल सीधी सी जो आपको दिख रही है वह है वर्तिका। इस पोर्शन को कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। और वर्तिका के अग्रभाग पर, वर्तिका के अग्रभाग पर जो सिचुएटेड है उसे क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। तो यह जो पोर्शन है वह है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। इसे और डिटेल से देखते हैं। बच्चों, यह जो फूला हुआ भाग है यह है ओवरी यानी अंडाशय। यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है और यह मेनली पुष्पासन यानी थैलेमस से जुड़ी रहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ओवरी से एक पतली लंबी वृंत जैसी रचना निकल रही है। इसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। इस पोर्शन को स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और इसी वर्तिका के अग्रभाग पर, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह वर्तिका का अग्रभाग है। तो वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चपटी एवं चिपचिपी रचना प्रेजेंट होती है जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, वर्तिका के अग्रभाग पर अवस्थित है इसलिए इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और यह चिपचिपी इसलिए होती है ताकि पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण इसे चिपक सके। ओवरी के अंदर विजांड या ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं और इस ओव्यूल की संख्या विभिन्न पौधों में निश्चित रहती है। विजांड के अंदर एम्ब्रायो शैक यानी कि भ्रूण कोष पाए जाते हैं जिसमें अंडाणु होते हैं। ठीक है, अंडाणु कहाँ होते हैं? यह भ्रूण कोष यानी एम्ब्रायो शैक में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, यह हमने जान लिया मादा जननांग के बारे में। तो एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं कि मादा जननांग को जायंग, गायनोसियम या पिस्टिल कहते हैं और यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक स्त्री केसर या कार्पेल्स के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है अंडाशय जिसे ओवरी भी कहते हैं और यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है यानी कि बेसल पार्ट है और यह फूली हुई चपटी संरचना है। इस ओवरी से ऊपर की ओर पतली लंबी वृंत जैसी रचना निकलती है जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और इसी वर्तिका के अग्रभाग पर वर्तिकाग्र अवस्थित होती है जो फूली हुई चपटी छोटी एवं चिपचिपी संरचना है। ठीक है, और स्त्री केसर के इन तीनों भागों के अलावा हमने क्या जाना कि ओवरी यानी अंडाशय के अंदर विजांड पाए जाते हैं जिसे ओव्यूल भी कहते हैं और यह विजांड अंडाशय के अंदरूनी भित्ति से जुड़ी रहती है जिसकी संख्या 1 से लेकर सहस्त्रों तक हो सकती है। सूर्यमुखी के पौधों में विजांड की संख्या 1 होती है, वैसे ही कुकुरबिट के पौधों में विजांड की संख्या सहस्त्रों में हो सकती है। उसके बाद हमने क्या जाना कि विजांड के भीतर भ्रूण कोश यानी एम्ब्रायो शैक पाए जाते हैं, उसी में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों, इतनी बातें हमने मादा जननांग के बारे में जान ली। बच्चों, यह डायग्राम पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है जिसमें मादा जननांग एवं नर जननांग दोनों ही को दिखाया गया है और आपने अब इसकी स्टडी अच्छे ढंग से कर ली है। आई होप कि आपको
समझने में कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी, आप आसानी से सब कुछ समझ गए होंगे। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने क्या जाना कि एक सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज जिसे कैलिक्स या सेपल्स भी कहते हैं। दूसरा दल पुंज जिसे कोरोला या पेटल्स भी कहते हैं। तीसरा है पुमंग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। चौथा है जायांग जिसे गायनोशियम या पिस्टिल भी कहते हैं। बाह्य दल पुंज और दल पुंज को सहायक अंग कहा जाता है, यानी यह पुष्प के सहायक अंग है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। बच्चों, पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग यानी एसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं। सहायक अंग जो है बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज, इनका क्या काम है? यह पुष्प को आकर्षक बनाते हैं एवं यह आवश्यक अंग यानी पुमंग और जायांग की रक्षा भी करते हैं। आवश्यक अंग का क्या कार्य है? आवश्यक अंग जनन का काम करते हैं। ठीक है, जब पुष्प में सिर्फ पुमंग या जायांग उपस्थित हो, यानी दोनों लिंगों में से कोई एक उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और जब पुष्प में पुमंग एवं जायांग दोनों ही उपस्थित हों, तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी, उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जो विशेष रूप से जानने वाले ऑर्गन्स हैं वह है पुमंग एवं जायांग, क्योंकि यह एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, जनन का कार्य करते हैं। तो पुमंग के बारे में जान लेते हैं एक बार फिर से। यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पुंकेसर यानी स्टेमन्स कहते हैं। दरअसल बच्चों, यह पुंकेसर ही वास्तविक नर भाग है। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला है तंतु जिसे फिलामेंट्स कहते हैं। यह तो आपने डायग्राम में भी देखा था कि यह पतला, लंबा और लचीला होता है और यह डोरे के समान होता है और यह पुष्पासन यानी थैलेमस से जुड़ा रहता है। और दूसरा है परागकोश यानी एंथर। यह पुतंतु यानी फिलामेंट के अग्रभाग पर अवस्थित होता है, यानी यह फिलामेंट के अगले हिस्से पर अवस्थित होता है। और इसमें पीले रंग का कण पाया जाता है जिसे पराग कण कहते हैं। और बच्चों, अब जानते हैं मादा जननांग यानी कि जायांग जिसे गायनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं। यह पुष्प का स्त्री भाग है और यह स्त्री केसर का बना होता है। इसमें एक या एक से अधिक स्त्री केसर हो सकते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला ओवरी यानी अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले अंडाशय के बारे में जानेंगे। अंडाशय यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है, यानी कि बेसल पार्ट है। जो फूली हुई संरचना है वह क्या है? ओवरी है। और यह पुष्पासन से जुड़ी रहती है, यानी थैलेमस से जुड़ी रहती है। अंडाशय के भीतर आपने देखा कि बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड के भीतर भ्रूणकोश या एम्ब्रायो सैक पाए जाते हैं जिसमें अंडाणु उपस्थित होते हैं। इतनी बातें तो हमने अच्छी तरह से डायग्राम के माध्यम से समझ ली थी। ठीक है, यहाँ तो बस क्विक रिकैप हो रहा है। और दूसरा क्या है? वर्तिका यानी स्टाइल। अंडाशय से ही पतली लंबी वृत्त जैसी रचना निकलती है जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और थर्ड है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। इसी स्टाइल यानी वर्तिका के अग्रभाग पर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पाया जाता है। और यह छोटी चपटी फूली हुई संरचना है जो कि चिपचिपी भी होती है ताकि पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण इसे चिपक सके। तो बच्चों, हम लोगों ने अब तक स्टडी कर लिया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। इसमें हमने पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंगों के बारे में डिटेल से जाना है। आई होप कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।